जय मां शारदे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आई एम अलका मिश्रा और मैं आप सभी का अशोका IAS एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैं अलका मिश्रा, मैंने कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को क्रैक किया है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, और साथ ही मैंने PCS मेंस को, विभिन्न PCS की परीक्षा को, मेंस को लिखा है, वो भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, आइए क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक कथन है, सक्सेसफुल पीपल हैव टू थिंग ऑन देयर लिप्स। जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके होठों पे दो चीज़ें होती हैं, साइलेंस यानी शांति, और दूसरी स्माइल यानी मुस्कुराहट। स्माइल टू सॉल्व प्रॉब्लम। स्माइल किस लिए होती है कि वो समस्या का समाधान करने के लिए उनके, और साइलेंस क्यों होती है? एवॉइड प्रॉब्लम, अपनी समस्या को एवॉइड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जीवन है तो समस्या है, समस्या आनी है जानी है, लेकिन मुस्कुराना नहीं छोड़ना है, इसे एवॉइड करना है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मुस्कुराहट बनाए रखिए, आपकी समस्या समाधान होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए इस दिशा में हम कदम बढ़ाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप सभी खुश होंगे, और मुस्कुराहट बनाए हुए, शांति के साथ, अपने होठों पे शांति और मुस्कुराहट को सजाए हुए अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ रहे होंगे। और इस दिशा में आइए मैं थोड़ा सा योगदान करने का प्रयास करती हूँ। आप सभी का सोशियोलॉजी की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। हम लोग UPPCS मेंस के लिए सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट पेपर को देखना शुरू किया था। इसमें हम पार्ट A को देख रहे हैं और हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को ही देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। हमने नीड ऑफ सोशियोलॉजी को देखा, हमने नीड ऑफ सोशियोलॉजी के कंपोनेंट्स को देखा है, हमने सोशियोलॉजी के मीनिंग को देखा है, हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को अभी देख रहे हैं। इसी के कड़ी में हमने 3 धाराओं को देखा, विचारों के 3 धाराओं को, जो समाज शास्त्र की उत्पत्ति में अपने योगदान सुनिश्चित करते हैं। इसमें हमने माना था उन तीनों धाराओं में कि जो यूरोपीय सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ थी वो समाज शास्त्र के उत्पत्ति के लिए अधिक जिम्मेदार है। उनमें हमने ये प्रबोधन काल यानी रेनेसां पीरियड, पुनर्जागरण का, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को महत्वपूर्ण माना है। तो फ्रेंड्स, इस कड़ी में हमने कमर्शियल रेवोल्यूशन को देखा है। हम कमर्शियल रेवोल्यूशन को देख चुके हैं। हमने साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी देखा है, और आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति को देखेंगे। फ्रेंड्स, जो फ्रांस की क्रांति है, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं, उसने समूचे यूरोप की जो संरचना है, सामाजिक संरचना है, आर्थिक संरचना है, राजनीतिक संरचना है, व्यापक रूप से इसने प्रभावित किया था। और इस कारण से पूरे समाज में जो परिवर्तन आया, उसके कारण जो कुछ बौद्धिक जन आते हैं, विभिन्न प्रकार के अध्ययन होने लगते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिन्हें लगता है कि कुछ समस्याएं सामाजिक हैं और इनका अध्ययन एक नए विषय के रूप में होना चाहिए, और वो समाज शास्त्र के रूप में हमारे सामने है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को। मुझे उम्मीद है कि आप कमर्शियल रेवोल्यूशन एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन को रिमेंबर, आपको याद होगा, और मुझे रिवाइज करने की आज ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको भूल रहा होगा तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रिवाइज करते रहना चाहिए, जल्दी हो जाता है रिवाइज। आप फास्ट मोड में कर लेंगे तो रिवाइज जल्दी हो जाएगी, लेकिन यह आपके लिए
आगे के लिए आसान होगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति को। फ्रांसीसी क्रांति जो है यह एक निर्णायक मोड़ है। ये जो ईयर है यह निर्णायक मोड़ साबित होता है। आपने देखा था कि यूरोपीय समाज सामंतवादी व्यवस्था में घिरी हुई थी और इस सामंतवादी व्यवस्था में दो ग्रुप था, एक जो सामंत का था और दूसरा जो लोग सेवा करते थे वो किसानों का था। उनकी जो किसान थे उनकी स्थिति दयनीय थी और जो सामंत थे वो राज करते थे, शासन करते थे और उन्हें हर प्रकार का वैभव, सुख, ऐश्वर्य प्राप्त था। फ्रेंड्स, अब शास्त्र में की उत्पत्ति में फ्रांसीसी क्रांति का तो योगदान है, लेकिन फ्रांस की क्रांति को कैसे हम समझे, तो इसके लिए हम इसे कुछ टुकड़ों में विभाजित करेंगे। हम फ्रांस की क्रांति को सबसे पहले इसके समाज को देखेंगे कि समाज कैसा है, सामाजिक स्थिति। फिर हम आर्थिक स्थिति को देखेंगे कि आर्थिक स्थिति कैसी है, और हम इसी कड़ी में राजनीतिक स्थिति को भी देखेंगे। इन परिस्थितियों से, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से जो एक नवीन चेतना का उदय होता है, जिसे बौद्धिकता के रूप में हम देखेंगे, बौद्धिक समाज का। इससे हम बौद्धिक विचार या फिर विचारधारात्मक समाज के रूप में इसका अध्ययन करेंगे और इस प्रकार से हम देखेंगे कि पूरी तरह से फ्रांस की क्रांति क्या है और इसने किस प्रकार से समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान दिया। हमें फ्रांस की क्रांति को एज ए हिस्ट्री के रूप में नहीं पढ़ना है। जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। आपको सिर्फ इसी नज़रिए से देखना है कि फ्रांस की क्रांति का समाजशास्त्र की उत्पत्ति में क्या योगदान है, और सिर्फ इतने से ही हमें मतलब है। हमें इसके अलावा उसके डीप में नहीं जाना है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये एक फिगर है, इसमें आप देख रहे हैं ये फ्रांस की सामाजिक परिस्थिति का वर्णन करता है। इसमें 3 प्रकार के लोग हैं। एक पहले प्रकार के लोग हैं जो धार्मिक वर्ग से, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोगों को नोबल कहा जाता था और तीसरे प्रकार के लोगों में अन्य लोग हैं। जो ये धर्म के लोग हैं, इसमें भी कई संस्करण होता है, इसमें भी बहुत सारे नाम होते हैं। इसमें कार्डिनल होते हैं, इसमें आर्क बिशप होते हैं, विशप होते हैं एंड एब्ट होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोग होते हैं etc। और इसमें भी छोटे बड़े संस्करण होते हैं। जिस प्रकार से इस प्रकार से आपको संस्करण दिखाई दे रहा है, तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें भी विभिन्न संस्करण होता है। जो उच्च पदों पे जो लोग होते हैं, जो धार्मिक नेता जो उच्च पदों पे होते हैं, वो ऐश आराम करते हैं, वो वैभवशाली जीवन जीते हैं, वो हर प्रकार के सुख और आनंद को व्यतीत करते हैं, जीवन हर प्रकार के सुख का आनंद लेते हैं। ये जुआ खेलते हैं, मद्यपान करते हैं और इनका धर्म से
हैं तो धार्मिक कार्य के लिए, पर धर्म के प्रति रुचि नहीं होती है। ये राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, ये राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं और राजा को क्या सलाह देना है, कैसे सलाह देना है, बस इन्हीं पर इनका ध्यान केंद्रित रहता है। इसमें क्या होता है, जो लोग निम्न पदों पे, जो लोग धर्म में होते हैं, जो फादर होते हैं, पादरी होते हैं, जो निम्न कैटेगरी के होते हैं, उनको सारा काम देखना पड़ता है और उनकी स्थिति दयनीय होती है। जो ऊंचे पदों पे जो धर्म गुरु होते हैं वो तो हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य भोगते हैं, लेकिन जो निम्न प्रकार के जो पादरी होते हैं, जिनका पद इसमें भी उच्च निम्न बता हुआ है, जो निम्न पद पे होते हैं, यानी जो छोटे पादरी होते हैं, उन्हें अधिक काम करना पड़ता है और उन्हें गरीबी का जीवन जीना पड़ता है, फ्रेंड्स। और ये जो इनकी संख्या है 0.5% के आसपास होती है। इनकी संख्या जो है पूरे फ्रांस की जो जनसंख्या है उसमें ये लोग 0.5 होते हैं, लेकिन सबसे ऊपर होते हैं, ये श्रेष्ठ माने जाते हैं और इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, ये टैक्स नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बात क्लियर हो रही होगी कि जो फर्स्ट स्टेट है, इसे स्टेट बोलते थे कि फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था। जो ये फर्स्ट स्टेट है, ये फर्स्ट स्टेट है, इसमें धार्मिक नेता होते थे और ये इनको हर प्रकार के वैभव की वस्तुएं प्राप्त थी, जुआ खेलते थे, मद्यपान करते थे, धर्म में इनकी पूरी तरह रुचि नहीं थी और ये राजनीति में रुचि रखते थे। और इसमें भी जो लोग निम्न पदों में थे धर्म के, उन लोगों की स्थिति दयनीय थी और वो लोग गरीबी का जीवन जीते थे। तो फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि धार्मिक परिस्थिति कैसे थी। मतलब जो संस्करण है, सामाजिक संस्करण, उसमें जो धर्म के लोग हैं, उनकी क्या, धार्मिक स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है। फ्रेंड्स, जो दूसरा वर्ग है उनको सेकेंड स्टेट बोलते हैं, वो है नोबल, इनको बोलते हैं नोबल भी। ये जो नोबल लोग हैं, ये भी, इनकी भी 2 कैटेगरी है और कुछ लोग शस्त्र के द्वारा पहचाने जाते हैं और कुछ लोग वस्त्र के द्वारा। इनकी जो संख्या है 1.5% है। इनकी जो संख्या है पूरे फ्रांस में 1.5% है और ये भी टैक्स से फ्री है, इन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है। जो शस्त्र धारण करने वाले लोग हैं, वो जैसे सामंत लोग हैं, ये जो जमीन के मालिक होते हैं, भूमि के मालिक होते हैं और इस प्रकार से इनके पास रक्षा की जिम्मेदारी इनके पास होती है। लेकिन क्या ये रक्षा करते हैं? तो नहीं, ये शोषण करते हैं। ये जो है लोगों का शोषण करते हैं, अपनी शक्तियों का, अपने पास वैभव जो है उसका ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। इनके पास पूरा संपूर्ण साधन होता है, वैभव होता है, संपत्ति होता है, जिसका ये लोग दुरुपयोग करते हैं। और एक जो इसमें नोबल वर्ग में जो सेकेंड क्लास है इनका, ये वस्त्र से पहचाने जाते हैं। और ये कौन लोग होते हैं? यही जो थर्ड जो वर्ग है, इसी से आए हुए ये लोग होते हैं। थर्ड में से जो कुछ भी पढ़े हुए लिखे जो लोग हैं, जैसे मजिस्ट्रेट हो गया, इसमें कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट हैं, और वो पढ़ लिख के अपनी परिस्थिति इतनी ऊंची कर लेते हैं कि वो इस वर्ग में आके मिल जाते हैं और ये अपने वस्त्र के द्वारा पहचाने जाते हैं। फ्रेंड्स, देखिएगा, जब फ्रांस में क्रांति होती है तो उस दौरान इसमें से कुछ उदार लोग जो होते हैं, चूंकि ये निचले तबके से आते हैं, तो इन्हें इस जो वर्ग है इसके तकलीफ़ों का एहसास होता है, उन्हें पता होता है इनके दर्द का, और ये लोग जब फ्रांस की क्रांति होती है तो उसमें भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकेंड क्लास में 2 प्रकार का वर्ग था, एक जो शस्त्र धारण करते हैं और एक
जो वस्त्र से पहचाने जाते हैं। शस्त्र वाले कौन है? जो सामंत लोग होते हैं और ये किसानों का शोषण करते हैं। और जो वस्त्र धारण करने वाले, वस्त्र से जिनकी पहचान है, वो तीसरे वर्ग से आए हुए पढ़े लिखे लोग होते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा वर्ग है वो 98% है और इन 98% में 80% जो होते हैं किसान होते हैं। जो किसान होते हैं वो 80% होते हैं और ये शोषण के शिकार होते हैं, इनका शोषण होता है। इनमें किसान होते हैं, व्यापारी होते हैं, कारीगर होते हैं और अन्य सभी लोग आते हैं। इनको परिश्रम करना पड़ता है, इनका जीवन बिल्कुल बदतर होता है, इनका जीवन बदतर होता है और ये परिश्रम करते हैं। ये परिश्रम करते हैं और परिश्रम करने के बावजूद भी ये कठिनाई पूर्वक जीवन जीते हैं और इतना कठिन इनका जीवन होता है कि इन्हें गुजर बसर करना ही मुश्किल होता है और इन्हीं पर टैक्स होता है। सभी प्रकार के टैक्स जो होता है इन्हीं को देना पड़ता है। ये करों के बोझ से झुके होते हैं, इन्हें विभिन्न प्रकार के आयकर देने होते हैं, विभिन्न प्रकार के भूमि कर लगते हैं, बहुत सारे चुंगी कर, मनोरंजन कर और पता नहीं नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के कर्ज जो है इनके ऊपर लदे होते हैं। और ये जो दोनों वर्ग होते हैं इनके पास जो है 35% जो संपत्ति है इन्हीं 2% लोगों के पास होती है। सोचिए किस प्रकार की असमानता फ्रांस में देखने को उस समय मिलती होगी। जो है 35% संपत्ति 2% लोगों के पास होती है और असमानता कूट कूट के भरी होती है पूरे समाज में। तो इस प्रकार से यह जो है एक प्रकार की विषमता की स्थिति लाती है। और आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो किसान है, ये जो दोनों वर्ग जो है, जो हम नोबल वर्ग एंड जो फर्स्ट का क्लेजरी वर्ग को देखे हैं, उनको ये बोझ उठाए हुए हैं। इन्हीं के सहारे पूरे फ्रांस की अर्थव्यवस्था चल रही होती है और इनको कोई अधिकार नहीं होता है, इन लोगों को कोई अधिकार नहीं होता है। फ्रेंड्स, तो ये थी फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था को आप समझ रहे हैं कि यह 3 भागों में स्टेट बटा हुआ था, जिसमें पहले धार्मिक नेता आते थे, धर्म वर्ग से जुड़े हुए लोग थे, दूसरे में लोग नोबल्स थे और तीसरे में अन्य लोग थे। अच्छा, इसमें जो एक क्लास बनता है, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो बुर्जुआ वर्ग का निर्माण होता है। जो इसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बुर्जुआ वर्ग बनाते हैं। लेकिन ये जो बुर्जुआ लोग होते हैं ये कौन होते हैं कि जब कमर्शियल रिवोल्यूशन होता है या फिर साइंटिफिक रिवोल्यूशन होता है तो इसमें जो एक मध्यम वर्ग का निर्माण होता है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि नए मध्यम वर्ग का उदय होता है। तो ये जो मध्यम वर्ग का उदय होता है उसमें ये लोग हैं और ये लोग व्यापारी हैं, ये बैंकर हैं, व्यापारी हैं। ये वकील हैं, ये उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं। सामान का जो फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा है तो उसके प्रोड्यूसर हैं। तो लेकिन इन्हें इज्जत नहीं मिलती है। पैसा तो इन्हें मिल जाता है, इन्हें पैसा तो मिल जाता है पर इन्हें इज्जत नहीं मिलती। इन्हें जो इन 2 वर्गों को इज्जत और सम्मान राजा के पास होता था वो इज्जत और सम्मान इन लोगों को नहीं होती है। तो इस प्रकार से इन लोगों के मन में एक खटक होती है कि हमें भी इज्जत मिलनी चाहिए, हमारे पास भी पैसा है, हमें सम्मान मिलना चाहिए। तो ये लोग अमीर लोग हैं, बुर्जुआ लोग, इनकी परिस्थिति निम्न होती है, भले इनके पास पैसा होती है। और हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर का सिद्धांत, तो उसमें उन्होंने दिया था कि क्लास, स्टेटस एंड इकोनॉमी, ये तीनों में से कोई भी अगर कमी होती है किसी
भी व्यक्ति के पास, तो वह अपने आप को छला हुआ महसूस करता है। यानी क्लास मतलब उसकी जो परिस्थिति है, वर्ग परिस्थिति, वो अच्छी होनी चाहिए, उसका समाज में स्टेटस भी होना चाहिए और उसके पास पैसा भी होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो इन्होंने फुलफिल कर लिया, पर इनको स्टेटस नहीं मिला। इन्हें क्लास तो मिल गया, वर्चुअल क्लास हो गए, इनके पास पैसा भी हो गया, बट स्टेटस जो सम्मान इनको मिलना चाहिए वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो देखिएगा कि ये लोग बाद में जब गुस्सा निकालेंगे अपना, जो इनके गुस्सा भर रहा है अभी से, जो इनको सम्मान नहीं मिल रहा है, वो आगे चल के फ्रांस की क्रांति में योगदान देगा। तो फ्रेंड्स, ये सामाजिक परिस्थिति थी। हम राजनीतिक स्थिति को थोड़ा सा देख लेते हैं। राजनीतिक परिस्थिति, क्या होता है कि जो राजा है, हमने देखा था कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। लोगों का जो अधिकार है, जो लोगों को अधिकार है, जो सामान्य व्यक्ति है, उसका कोई अधिकार नहीं है, उसका अधिकार शून्य है, जीरो अधिकार, कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ऐसे लोगों में सिर्फ ये जो राजा ने जो आदेश दिया उसे पालन करना ही करना है। इन्हें राजा के आदेश को ठुकरा नहीं सकते। राजा के आदेश को पालन करना इनका कर्तव्य होता है और इनका कोई अधिकार नहीं होता है। इससे भी क्या होता है, एक प्रकार का रोष भीतर ही भीतर लोगों में बनी होती है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही हमें जानना है ये क्या परिस्थिति थी। इसी में हम एक चीज देख लेते हैं, आर्थिक परिस्थिति भी साथ देख लेते हैं। जो आर्थिक स्थिति है, क्या होता है कि लुई 14वें जो हैं, लुई 14वें के समय बहुत सारा युद्ध होता है फ्रांस में युद्धों के दौर चलते हैं और फ्रांस धीरे धीरे कंगाली की तरफ जाने लगता है। और लुई 15वें के समय तक आते आते इन्हें बहुत सारे कर्ज लेने पड़ते हैं, तब जाके यह थोड़ा बहुत संभाल पाते हैं परिस्थिति को। लेकिन जब लुई 16वें आते हैं तब तक तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती है और गंभीर हो जाती है। तो जो लुई 16वें हैं वो आप देखेंगे कि टैक्स लगाते हैं। इसे हम देखेंगे तो लुई जो 16 है वो टैक्स लगाते हैं और सभी लोगों पे टैक्स लगा देते हैं, जिससे एक प्रकार के जिन लोगों ने कभी टैक्स नहीं दिया था उनको ये गुस्सा आता है इन पर और एक प्रकार की भ्रम की अव्यवस्था की स्थिति बनती है। इसे हम देखेंगे थोड़ा सा, तब तक हम बौद्धिक स्थिति को समझ लेते हैं। यहाँ पे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। राजा जो शासन व्यवस्था है वह भी बहुत कमजोर है, प्रशासन भी बहुत कमजोर है, राजा का कोई प्रभाव नहीं होता है। यह एक कमजोर राजा होते हैं, एक प्रभावहीन राजा होते हैं, कमजोर राजा होते हैं, जिनका कोई अपने जनता के प्रति कोई विश्वास नहीं होता है और ये एक तरह से कान के कच्चे होते हैं। और ये जो चर्च के जो लोग होते हैं उनकी बातों पे पूरा विश्वास करते हैं, उनकी बातों को ही मान के काम करते हैं। और इनका जो है, और धन की अभाव तो पहले से ही था, धन का अभाव। एक चीज और होता है, जो ये राजा है लुई 16वें, इनकी जो पत्नी है, महारानी है, इनके घर के बाहर लोग आते हैं रोटी मांगने की, मुझे ब्रेड दो, मुझे ब्रेड दो। तो जो उनकी महारानी है वो कितनी संवेदनहीन है, वो कहती है कि यदि आपके पास ब्रेड नहीं है तो क्या हुआ, आप केक खा लो। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो क्या हुआ, आप केक खा लो। तो ये जो थी राजा, जो महारानी है, इनकी संवेदनहीनता लोगों की जो असंतुष्टि है उसको और बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स, ये था यहाँ की आर्थिक परिस्थिति।
उसी परिस्थिति में क्या होता है, कुछ बौद्धिक लोगों का आगमन होता है। कुछ बौद्धिक जो होते हैं लोग आते हैं। इन बौद्धिक लोगों में एक है मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि द स्पिरिट ऑफ लॉ, इन्होंने दिया था पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें कहते हैं कि सत्ता का जो है केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। सत्ता के केंद्रीयकरण के ये खिलाफ लोगों में एक प्रकार के माहौल क्रिएट करते हैं, लोगों को समझाते हैं विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा। और द स्पिरिट ऑफ लॉ इनकी फेमस बुक है। इसके द्वारा यह लोगों को, आप देख रहे थे कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था। अब अपने विचार को लोगों तक साझा करना आसान था। अब पुस्तकें आसानी से और चीज़ें पैम्पलेट्स जो हैं लोगों तक वितरित हो रहे थे। तो मॉन्टेस्क्यू ने यह विचार दिया कि जो है सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। एक और विचारक है, वो है लॉक, और ये अधिकारों की बात करते हैं। ये जो है अधिकारों की बात करते हैं। ये कहते हैं कि लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, उनको संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, जीवन का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार से जो लोग हैं अभी तक राजा के आदेश को मानने के लिए मजबूर थे, अब उनके में एक प्रकार से अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रसार होने लगता है। तो लॉक इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार एक नेक्स्ट जो आते हैं वॉल्टेयर, जो नेक्स्ट विचारक आते हैं वॉल्टेयर है, और ये बोलते हैं सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। ये धार्मिक सहिष्णुता में बोलते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए। ये जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, बोलने का राइट होना चाहिए। ये लोगों की जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वकालत करते हैं। तो यहाँ से लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो है उनके अंदर एक चिराग जगता है, एक रोशनी आती है उनके जीवन में। एक अन्य जो विचारक हैं रूसो भी हैं, और ये कहते हैं कि जनता को शासक अपना चुनने का अधिकार है। ये कहते हैं कि जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ना, मॉन्टेस्क्यू, लॉक, वॉल्टेयर, रूसो जैसे विद्वान है, यह किस प्रकार से एक नई परिस्थिति समाज के उत्पन्न करने में अपना बौद्धिक योगदान देते हैं। और आप देखे होंगे स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो है, ये तीन अनमोल रत्न इसी फ्रांसीसी क्रांति की उपज हैं। ये इन बौद्धिक लोगों की, बौद्धिक नेताओं की सोच और मंथन का प्रतीक है। और ये जो है आप देखते होंगे कि हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे अपनाया है, इसे अपने आदर्श के रूप में अपनाया है, और हमारे देश में लोगों को अधिकार भी मिले हुए हैं। तो ये जो चीज़ें थी ये फ्रांस की क्रांति की उपज थी, और इसने पूरे समाज के, पूरी न केवल पूरे यूरोप को प्रभावित किया, बल्कि पूरे समाज को, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता आज हम पूरे विश्व में देखते हैं। तो उसकी जो जड़ है वो फ्रांसीसी क्रांति में जाती है। इसलिए भी फ्रांसीसी क्रांति एक निर्णायक मोड़ था पूरे विश्व के लिए, पूरे मानवता की दिशा में। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा बौद्धिक उभार। हमने सामाजिक परिस्थिति देखा, आर्थिक परिस्थिति देखा, राजनीतिक परिदृश्य देखा और बौद्धिक परिस्थिति देखा। अब कुल मिला के इनका प्रभाव क्या होता है?
क्या होता है कि जब लोग उब जाएंगे, जब लोग उबने लगेंगे तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर, और जब बौद्धिक लोग आएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो समाज को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगी। तो क्या होता है, हमने बात किया था कि जो लुई 16वें थे, 16 थे, उनके टाइम पे स्थिति एकदम खराब हो गई थी। तो ये क्या करते हैं कि एक मीटिंग बुलाते हैं, एक मीटिंग, स्टेट असेंबली उसको बोलते हैं, स्टेट असेंबली। ये मीटिंग होती थी हमेशा से, और इस मीटिंग में तीनों स्टेट के लोग थे, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो तीनों स्टेट थे। तो इसमें तीनों वर्ग के लोग थे, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड वर्ग के लोग हैं, सिर्फ इन्हें ही वोट का अधिकार था, वोट देने का अधिकार सिर्फ इन्हें था। और थर्ड जो तीसरा वर्ग था, इससे वोट देने का अधिकार नहीं था, ये वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन 16वें जब लुई 16वें ने जब मीटिंग की, असेंबली किया, बहुत दिनों से फ्रांस की स्थिति ऐसी थी कि मीटिंग नहीं हो रही थी और अर्थव्यवस्था खराब थी। तो लुई 16वें ने मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में क्या होता है कि ये सभी पर टैक्स लगा देते हैं, और ये जो लोग हैं, थर्ड वर्ग के लोग होते हैं, ये अपने लिए ये टैक्स के पहले क्या होता है, टैक्स ये पहले से लगा देते हैं, लेकिन टैक्स पे क्या होता है कि इन दोनों वर्ग का आपत्ति आता है। इसके कारण मीटिंग होती है, और मीटिंग में जो ये तीसरा वर्ग होता है, ये अपना अधिकार मांगता है कि नहीं, मुझे भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब इसका ये दोनों लोग विरोध करते हैं, ये जो दोनों वर्ग है कहते हैं कि इन्हें नहीं मिलना चाहिए। फिर क्या होता है कि एक दिन निश्चित होता है कि उस दिन मीटिंग की जाएगी, लेकिन जब उस दिन सब लोग इकट्ठा होके जाते हैं, तीसरे वर्ग के लोग, तो वहाँ पे ताला बंद मिलता है, वहाँ पे ताला बंद मिलता है, और जो राजा के सैनिक हैं वहाँ पहरा दे रहे होते हैं, और इन्हें भगा दिया जाता है। फिर ये लोग जाते हैं, और एक प्रकार के क्लब है, कोई टेनिस क्लब, कोर्ट है कोई, उसमें बैठने का स्थान होता है, वहीं पे सब लोग मिलके, जो तीसरे वर्ग के लोग हैं और ये जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे, जो तीसरे वर्ग से कन्वर्ट हुए थे नोबल ग्रुप में, और फर्स्ट क्लास में भी जो कुछ लोग थे जो निम्न परिस्थिति के थे, जिनको हमने देखा था कि दो प्रकार के, पादरी में भी दो लोग, धर्म में भी दो लोग थे, कुछ निम्न परिस्थिति वाले थे, कुछ उच्च परिस्थिति वाले। तो जो निम्न परिस्थिति वाले थे उनकी स्थिति दयनीय थी। तो इनमें, और इसी प्रकार से नोबल में भी जो लोग थर्ड वर्ग से गए थे, तीसरे वर्ग से गए थे वो लोग, तो ये लोग उदारवादी विचार के थे, और कुछ और भी लोग जो उदारवादी थे, ये लोग और तीसरा वर्ग मिलके इस बैठक का आयोजन करता है। मतलब यह हुआ कि इस वर्ग फर्स्ट क्लास में से और सेकेंड क्लास में जो लोग उदार किस्म के थे, और ये तीसरा, ये मिलके एक बैठक का आयोजन करते हैं, और ये लोग संविधान की शपथ लेते हैं, ये लोग संविधान की शपथ लेते हैं। और क्या होता है कि एक जेल होता है, वेस्टाई करके वहाँ का, वेस्टाई, तो वेस्टर्न जेल बोलते हैं उसको, अलग अलग नाम आपको मिलेगा। तो वहाँ के जो वेस्टर्न जेल होती है उसको, जिसको दमन का प्रतीक माना जाता है, दमन का प्रतीक, ये लोग क्या करते हैं कि इस दमन के प्रतीक को तोड़ देते हैं और यहाँ से कैदियों को रिहा कर देते हैं। ये जो डेट है ये 14 जुलाई है 1789, और ये जो है फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस भी है। इसे फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो जेल जो तोड़ी गई थी ये दमन का प्रतीक था, और लोगों ने इस दिन इस जेल को तोड़ा था और कैदियों को रिहा किया था, इसलिए इसे स्वतंत्रता के रूप में मनाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि संविधान सभा का निर्माण करते हैं, ये लोग एक संविधान सभा का निर्माण करते हैं और इसमें बहुत सारे अधिकारों को देते हैं। फिर क्या होता है कि जो राजा जो हैं लुई 16वें, ये भागने की कोशिश करते हैं। अब इनका अधिकार नहीं रहता है, ये भागने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें बंदी बना लिया जाता है
और इन्हें क्या करते हैं, गिलोटिन पे चढ़ा देते हैं। राजा को गिलोटिन में चढ़ा देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाती है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाती है और वो एक प्रकार से काम करता है। फिर क्या होता है कि 1795 में ये पूरे काल में एक प्रकार के जो फ्रांस है अव्यवस्था की स्थिति है, व्यवस्था कुछ भी निश्चित नहीं है। ये 1795 तक क्या होता है, एक डायरेक्टोरेट के माध्यम से एक डायरेक्टोरेट का निर्माण होता है और इसके द्वारा फ्रांस में शासन किया जाता है। तभी क्या होता है कि एक नवयुवक जो है, जो सेना में रहता है, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। वो आते हैं और ये जो है इसका तख्ता पलट कर देते हैं और शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं। कुल मिला के फ्रांसीसी जो क्रांति है इसकी यही कहानी है जो हमें सोशियोलॉजी के लिए देखना है। तो फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि इस पूरे दौरान क्या हुआ कि समाज की जो संरचना है, सामंतवादी व्यवस्था थी, वो तहस नहस हो गई, वो टूट गई। सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो टूट गई, खंडित हो गई। अब लोगों के जो सोचने का जो केंद्र था परिवार की बजाय अब समाज हो गया। तो बौद्धिक जो केंद्र है वो परिवर्तन हुआ, समाज की संरचना में परिवर्तन हुआ, लोगों के सोचने के धर्म के प्रति जो नजरिया था उसमें परिवर्तन हुआ, जो लोगों का शिक्षा है उसमें परिवर्तन हुआ। और इसी प्रकार से पूरे संपूर्ण समाज में व्यापक परिवर्तन होता है। और इस पूरे व्यापक परिवर्तन में समाजशास्त्र की जो है उत्पत्ति की रेखा को चिन्हांकित करता है। अब समाज को ऐसी परिस्थिति अव्यवस्था में ऐसी चीज़ें क्या है जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखती हैं और किस प्रकार से समाज जब परिवर्तित हो रहा है और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं इनसे समाज कुछ नया कर सके, अपने समाज को बनाए रखने में क्या योगदान देगा, अपने समाज की जो समस्याएं हैं उन्हें किस प्रकार से समाज की समस्याओं को रोकने के काबिल बनेंगे। इस प्रकार की सोच से कुछ लोग आते हैं और समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए फ्रांसीसी क्रांति को देखे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ। फ्रांसीसी क्रांति में कुछ नहीं है, सामाजिक परिस्थिति में हमने देखा कि 3 प्रकार का स्टेट है। फर्स्ट क्लास में जो धार्मिक नेता है, सेकेंड क्लास में नोबल लोग हैं और थर्ड क्लास में किसान, कारीगर और अन्य लोग हैं। हमने पूरा देखा कि इन दोनों वर्गों को कोई टैक्स नहीं देना था और इन्हीं पर कर जो टैक्स था इसका बोझ था। जो थर्ड वर्ग था इसी पर टैक्स का पूरा बोझ था, पूरे समाज को लिए हुए ये घूम रहा था। राजनीतिक स्थिति को भी हमने देखा कि लोगों को कोई अधिकार नहीं था और राजा ही समस्त अधिकारों का केंद्र था। अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी और इसी प्रकार से इन्हीं परिस्थितियों के कारण बौद्धिक लोगों का बौद्धिक जगत का निर्माण होता है और ये लोगों के अंदर चेतना जगाने का काम करते हैं और इसके कारण कुछ हमें अधिकार और संविधान के बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। और हमने इसके 3 प्रमुख उत्पाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को भी देखा था। तो इस प्रकार से जो है पूरा जो फ्रांसीसी क्रांति है समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए एक नवीन प्रकार की सामाजिक संरचना का निर्माण करता है और इसके कारण समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए एक नवीन मार्ग प्रस्तुत करता है जिससे समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, समाजशास्त्र की उत्पत्ति में फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान था क्योंकि इसने पूरे समाज की संरचना में व्यापक परिवर्तन किया था। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने किस प्रकार समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान दिया था। तो फ्रेंड्स,
आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आपने क्लास का एंजॉय किया होगा। और हम कल औद्योगिक क्रांति को पढ़ेंगे और इस प्रकार से थोड़ा सा उसके बाद बौद्धिक क्रांति को भी थोड़ा देखेंगे और हम समाजशास्त्र का जो इमर्जेंस है उसको एज ए होल समझने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।